तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक। तो कल हमने किया था सारे पार्ट्स और उनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल में आप ये समझो कि जब संविधान बना था तब 8 थे, अब उसमें 4 और ऐड हुए। कितने हो गए टोटल? अब हो गए हैं 12, 12। पहले 8 थे, अब कितने हो गए? 12 हो गए, जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जितनी भी हमारी 28 स्टेट्स हैं और अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी सारी टेरिटोरियल डायमेंशन दी गई है। जो सेकंड शेड्यूल है उसमें सैलरीज वगैरह दी जाती हैं, जैसे कि सैलरीज किसकी? प्रेसिडेंट गवर्नर की सैलरीज होगी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, वाइस चेयरमैन लोकसभा, जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उनकी, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल की, काउंसिल्स की सैलरी जो होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की, कैग की सैलरी, ये सारी की सारी जितनी भी सैलरीज इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इनको सरकार इनकी सैलरी रोक नहीं सकती किसी भी हालात में। इनकी सीधी सैलरी जाती है गवर्नमेंट के फंड से। फंड का नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दो तरह के फंड होते हैं जिससे सरकार का पैसा बाहर जाता है, एक कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड होता है, प्रेसिडेंट के अंडर होता है, जिसमें थोड़े बहुत पैसे रखे होते हैं, 50-100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के द्वारा, इन केस प्रेसिडेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत वगैरह रहे। अदरवाइज जितने भी टैक्स कलेक्ट होता है वो लास्ट में सारा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है और वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, इनकी सैलरी सीधा कहाँ से आती है आपने याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल भी आपको बता दिया, सेकंड शेड्यूल भी बता दिया। थर्ड शेड्यूल में आता है जो ओथ, शपथ वगैरह होती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, मिनिस्टर्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी शपथ किसने क्या क्या लेनी है, किसके अकॉर्डिंग लेनी है शपथ, वो सारा कुछ यहाँ पे मैंशनड है। फोर्थ शेड्यूल में ये एलोकेशन की जाती है भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में किस स्टेट और किस यूनियन टेरिटरी को कितनी राज्यसभा की सीट जाएंगी। ये मोस्टली डिपेंड होता है, लोकसभा की सीट भी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको 80 लोकसभा सीट्स मिली हैं, उसके बिहार पे राज्यसभा की सीट्स जो है प्रोपोर्शनल होती हैं। राज्यसभा की अभी जो गिनती है 250 है, आगे जाके शायद बढ़ जाएगी, और लोकसभा की 545 है। उसके बाद शेड्यूल नंबर 5 आता है। इसमें जितने भी हमारे शेड्यूल एरियाज़ ने, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। शेड्यूल्ड एरियाज़ वो एरिया होते हैं जहाँ पे सीधे तौर पे सरकार का शासन नहीं चल रहा होता, या आप ऐसे भी कह सकते हो काफ़ी दूर दराज के एरिया हो जाते हैं, ट्राइबल्स एरियाज़ हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती सरकार के द्वारा। तो इनको भी संभालना, या इनको भी क्लेम करना, ताकि कोई और ना इसके ऊपर कब्जा वगैरह कर ले। तो ये भी सारा किसके अंडर आ जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में मेंशन किया है? फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल क्या रहता है कि जो ट्राइबल्स एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया के स्टेट्स के, उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, सिक्स शेड्यूल में वो सारा मेंशन। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट्स हैं, ये भी हम कभी ज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है। 7वां शेड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेंटर और स्टेट के इन बिटवीन पावर्स है उसको कैसे डिवाइड किया जाए वो मेंशन है। 3 इसमें लिस्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट पे कानून बनाया जा सकता है। अलग अलग लिस्ट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट में जो स्टेट असेंबली बनाती है। कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन इन केस इनमें अगर आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, वो सारा मेंशन यहाँ पे किया गया है, 22 की 22 लैंग्वेजेस का, ठीक है, जिनको शेड्यूल लैंग्वेज भी कह लेते हैं। वैसे इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज ऐसा चाहे नहीं है कोई, लेकिन कह लेते हैं कि हिंदी, बिकॉज ज़्यादातर लोग हिंदी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 12 से 13 स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी ईजीली अंडरस्टैंड की जा सकती है। वो बस साउथ वाला एरिया जहाँ पे हिंदी के वो लोग थोड़ा सा अगेंस्ट हैं, या आप कह सकते हो भी नहीं, उनकी प्रोपेगेशन ऐसी है, या तो लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश है वहाँ पे, ठीक है। 9 शेड्यूल में इंडिया में एक और चीज़ बता सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड बनते हैं? लैंग्वेज के बेस पे बनते हैं। 9 शेड्यूल में कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन दी गई हैं। 10 शेड्यूल में आप कह सकते हो एंटी डिफेक्शन लॉ,
एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई बंदा किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता है और बाद में वो किसी और पार्टी में जाके रल तो इसको एंटी डिफेक्शन के अंडर देखा जाता है। पहले ये कानून नहीं था, 52nd अमेंडमेंट के दौरान इसको ही इम्प्लीमेंट किया गया है और लेटेस्ट इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की जाती हैं। ठीक है, अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, जो भी राज्यसभा इलेक्शंस वगैरह हुई थी या वोटिंग हुई थी, राज्यसभा की इलेक्शन नहीं होती, वोटिंग हुई थी, वहाँ पे कांग्रेसियों ने किसके फेवर में वोट डाल दिए थे, बीजेपी वालों के। तो ये भी काइंड ऑफ एंटी डिफेक्शन में ही आ जाता है। 11वें शेड्यूल में पावर्स और अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पंचायत की। पंचायत में टोटल कितने सब्जेक्ट है याद, लेकिन ना 29 है। और इस किसके अंडर, किस एक्ट के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12th शेड्यूल में ऐसे ही म्यूनिसपैलिटीज़ दी गई हैं, 18 इसके सब्जेक्ट है, 18। और ये 74th अमेंडमेंट के थ्रू गई थी 1990, तो आप कह सकते हो 2 में हुई या 3 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो आज का जो हमारा वीडियोस था वो शेड्यूल के ऊपर बेस्ड था, कल वाला था पार्ट्स के ऊपर और उसके अंदर थोड़े से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह थे। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। आप इसको बढ़ावा दें और थैंक यू वेरी मच। लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।